नमस्कार, मैं संदीप तिवारी। आगे आने वाली परीक्षाओं में सबसे बड़ी परीक्षा के रूप में रेलवे ग्रुप डी का एग्जाम है। रेलवे ग्रुप डी में आपने देखा होगा लगभग 1 करोड़ 8 लाख या 10 लाख के आसपास फॉर्म टोटल पड़े हैं। 32,000 से कुछ अधिक पोस्ट हैं। पूरे देश भर से फॉर्म अप्लाई किए गए हैं और बहुत सारे अभ्यर्थियों को उम्मीद है कि हम रेलवे ग्रुप डी की एक जॉब सुनिश्चित कर लें। कंपटीशन बहुत टफ है और निश्चित तौर पर जब भीड़ ज़्यादा होती है तो कंपटीशन होता है। ये अलग बात है कि हम जानते हैं कि बहुत ऐसे लोग मतलब कम ही होते हैं जो सही कंपटीशन में होते हैं, लेकिन भीड़ ने उम्मीद से ही फॉर्म भरा है, तो भीड़ अपनी प्रिपरेशन भी करेगी और इस परीक्षा के लिए अपनी तैयारियों में कोई कोर-कसर नहीं छोड़ेगी। हम भी यहाँ पर आप सबके लिए कुछ प्रयासों में लगे हुए हैं जिससे कि ग्रुप डी की परीक्षा, रेलवे की परीक्षा जो रेलवे से बहुत मतलब कनेक्ट करती है आपको, ये आपको एक जॉब दिला सके, आपके सपनों को सच कर सके। इस प्रयासों में मैं मैथ के कुछ पार्ट्स आपके लेकर के सामने हूँ। मैथ्स को लेकर के मैं एक रणनीति लेकर आपके सामने हूँ, जिससे कि आप स्पष्ट कर सकें, अपनी तैयारियों को सुनिश्चित कर सकें। 25 के 25 सभी सवालों को हल करने का एक कॉन्फिडेंस अपने अंदर ला सकें। मैं ऐसी कुछ बातें लेकर के यह वीडियो आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ। मैंने इधर भी इस रेलवे को लेकर के आपके सामने अग्रेसिवली कुछ टॉपिक्स दिए, कॉन्सेप्ट दिया, प्रैक्टिस भी कराई, मिसलेनियस भी सवाल दिए, जो एक अच्छी खासी रीच में आप लोग कनेक्ट कर रहे हैं। 25 सवालों के इस मैथ के सेक्शन में आप कितना कॉन्फिडेंस रख रहे हैं, नहीं रख रहे हैं, एक कमेंट से हमें बताइएगा। आप कंफर्म करिएगा आपकी प्रिपरेशन क्या है, आप किस स्तर पर प्रिपेयर कर चुके हैं या कर रहे हैं, आगे आपको क्या कठिनाइयाँ दिख रही हैं, ये भी मुझे आप कमेंट से बताइएगा। आप मुझसे किस प्रकार की उम्मीद कर रहे हैं, ये भी मुझे आप कमेंट से बताइएगा। मैं भी अपनी प्लानिंग आपके साथ पहले साझा कर दे रहा हूँ। उस प्लानिंग में कुछ कमियाँ रहें, कुछ बातें मिसिंग हो जो नहीं समझ में आपको आई, वो भी आप ज़रूर तय करिएगा। मेरा मानना है कि जब हम किसी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करते हैं, तो उस एग्ज़ाम को सही रूटीन में हम क्रैक करने के लिए सही रूटीन में हम उसको समझ लें, अगर सही रूटीन में हमने उसको प्लान कर लिया, तो उसको क्रैक करने में हमें दिक्कत नहीं होती है। हमको बस केवल और केवल प्रॉब्लम होती है कि हम सिस्टमैटिक नहीं हो पाते हैं। हम उस परीक्षा के लिए बहुत प्रयास करते हैं, अलग-अलग स्तर पर कोचिंग से लेकर के, सेल्फ स्टडी से लेकर, नोट्स से लेकर, टेस्ट से लेकर, तमाम तरीके से हम प्रयासों में जुटे रहते हैं, लेकिन सही रूटीन में ना होने की वजह से हम असफल रह जाते हैं। कुछ प्लानिंग हमारी कम रहती है, जो हमारे लिए सही स्तर पर नहीं हमको अप्रोच दे पाती है, तो हम लोग असफल हो जाते हैं। हम इसी सब चीज़ों को समझाते हुए इस बात का आपको कमिट करते हैं कि अगर आप मेरी बात मान लेंगे और मुझे समझ लेंगे, तो यह 25 सवाल आपके हो जाएँगे और इन 25 सवालों का एक भी सवाल आपसे मिस नहीं होगा। सभी के सभी 25 मैथमेटिक्स के सवालों को आप करके आएँगे, ये मेरा आपको वादा है। क्योंकि कुछ सेलेक्टेड सेगमेंट हैं, पढ़ने को तो बहुत बड़ी गणित है, बहुत सारे टॉपिक्स हैं, अरिथमेटिक से लेकर एडवांस तक रेलवे का अपना एक स्तर ही है पूछने का सवाल। लेकिन अगर हम उसमें से फ़िल्टर करें, कुछ चीज़ें नियमित निकाल लें और उस पर हम फ़ोकस करके उन लॉजिकल चीज़ों पर काम करें, मैं गारंटी दे रहा हूँ कि सवाल आपके हल होंगे, 25 के 25 आप करके आएँगे। क्योंकि आपने इस चीज़ का अनुभव किया होगा अगर आप पहली बार नहीं इससे पहले पेपर दे चुके हैं, आपने कोर्स पढ़ा कहीं पर, किसी कोचिंग में पढ़ा, ऑनलाइन पढ़ा, ऑफ़लाइन पढ़ा, तो आपने देखा होगा कि पूरे 6, 7, 8 महीने की स्टडी और जब हम 25 सवाल फेस करते हैं तो पता चलता है कि केवल 7 से 8 सवाल ऐसे लग रहे हैं जो कि हमको क्लास में पढ़ाए गए हैं, बाकी तो हमें सब एकदम सब धुंधले लग रहे हैं, बिल्कुल पता नहीं कहाँ से किस शब्द का उपयोग किया गया है, कौन-सा पैटर्न आया हुआ है, पता ही नहीं चल पाता है। आइए हम सबसे पहले आपको इस परीक्षा के नेचर के बारे में थोड़ा-सा स्पष्ट कर दें। परीक्षा आप जानते हैं कि यहाँ पर ये 4 सब्जेक्ट्स पे बेस्ड होती है ना? पहले हम इन सब्जेक्ट्स पर बात कर लेते हैं जिसमें जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग है, 30 सवाल होते हैं, 30 ही नंबर का पेपर होता है सीबीटी की बात करें। जनरल साइंस एक बड़ा रोल होता है इसका 25 सवाल होते हैं, 25 नंबर होता है। करंट अफेयर्स और जनरल अवेयरनेस जो 20 सवाल देता है, 20 नंबर के 20 टोटल मार्क्स देता है। और जो हमारा हिस्सा है मैथमेटिक्स, इसमें आप 2-3 सवाल ऐसे कुछ लॉजिकल पार्ट से रीजनिंग से भी इन्वॉल्व कर सकते हैं जो 30 ऊपर दिए गए हैं। तो यहाँ पर जो सवालों की संख्या 25 है वो लगभग-लगभग आपको 27 से 28 दिखती है, फिर भी हम फोकस 25 पर कर रहे हैं। 25 नंबर आपको देने वाला है। तो कुल मिला के यहाँ पर 100 सवाल होते हैं, 100 मार्क्स मिलते हैं, 90 मिनट का पेपर शेड्यूल होता है जब एग्जाम पैटर्न की हम बात करें। अगर आपको क्वालीफाई करना है इसको तो लगभग-लगभग ये कंडीशंस होती है, जो क्वालीफाइंग मार्क्स होते हैं, अब आप देखिए अनरिजर्व्ड के लिए लगभग 40% होते हैं, ईडब्ल्यूएस के लिए भी 40% होते हैं, ओबीसी के लिए 30%, एक क्वालीफाइंग नेचर हम लोगों से पूछा जाता है। इस स्तर पर परीक्षाएँ कराई जाती है। प्रॉब्लम हमको जिस पर हमें आपसे बात करनी है वो ये है कि ये मैथ के 25 सवाल जिनके लिए हम लोग यहाँ पर ये सेशन कर रहे हैं। क्या इन 25 सवालों पर आप कॉन्फिडेंस हैं?
आपके अंदर कॉन्फिडेंस है कि नहीं है, मुझे आप बताना, मैं आपके कमेंट्स का इंतजार कर रहा हूँ। सबसे पहले जैसे हम बाकी परीक्षाओं के लिए आपको हम डिसाइड करके दे देते हैं कि कहाँ-कहाँ से कितने सवाल आ रहे हैं। जब हम ग्रुप डी की बात कर रहे हैं, खास करके रेलवे की, तो हम आरआरबी या रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड जो कि हमारे सामने ग्रुप डी के रूप में एक परीक्षा आयोजित करेगा, इसमें हम सबसे पहले बात समझें कि जो गणित का स्तर है, जो मैथ है, वो गणित आपकी 2 रूपों में रहती ही रहती है। अरिथमेटिक, ठीक है? अरिथमेटिक है और अगला हिस्सा जो आपका है एडवांस है। कुछ हिस्से जैसे अलग से हम लोग कंसीडर कर सकते हैं, जिसमें नंबर सिस्टम को भी अलग से हम काउंट कर सकते हैं, कुछ और डीआई के हिस्से को भी काउंट कर सकते हैं, लेकिन मान के चलिए कि इसका बहुत बड़ा रोल होता है एडवांस का। एडवांस यहाँ पर जो 25 सवाल में मैं जो उम्मीद कर रहा हूँ कि लगभग 12 सवाल, 12 से कम सवाल आपको नहीं देगा, अर्थात 50% लगभग हिस्सा आपको एडवांस से मिलने वाला है। मैं सवालों के नेचर की तरफ चलूंगा, लेकिन अरिथमेटिक भी अपना रोल बड़ा निभाएगा, अर्थात 13-14 सवाल आपको अरिथमेटिक से देखने को मिलेंगे। ये स्तरीय है, ये समझिएगा। पाठ्यक्रम की अगर हम बात करें, जो हमें मैथ्स के हिस्से में पढ़ना है, वो आपको थोड़ा सा समझना चाहिए। सबसे पहले इस हिस्से को हम बिल्कुल इग्नोर नहीं कर सकते और इसकी कैटेगरी को समझना बहुत जरूरी है, जो नंबर सिस्टम के रूप में है, संख्या पद्धति के रूप में है। ये खुद ही एक यूनिट होता है। अगर हम इसको हिस्सों में बांटे, तो जैसे अरिथमेटिक और एडवांस बांटा, वैसे नंबर सिस्टम को अलग से कैटेगराइज करना चाहिए। ये जो हिस्सा है लगभग 7 से 8 यूनिट का बना होता है, 7 to 8 यूनिट, जिसमें पूरा क्लासिफिकेशन होता है संख्याओं का। संख्याओं के ऊपर कई सारी डेफिनेशंस होती हैं, उस पर सवाल होते हैं जो थ्योरीज पे होते हैं। हालांकि रेलवे कम पूछता है, लेकिन फिर भी आपको लॉजिकल पार्ट्स पर काम करना चाहिए। सवाल के नंबर्स या जो हमारे पास नंबर्स हैं, संख्याएं, उनके नेचर को समझना चाहिए। क्लासिफिकेशन पर, यूनिट पर, रिमाइंडर पर, फैक्टर पर, सीरीज पर, ट्रेलिंग जीरो पर, इन पर विशेष कमांड आपका होना चाहिए। मतलब ये ऐसे हिस्से हैं 6 से 7 या 8, जो कि आपको एक एक सवाल भी अगर दें और एक आध भी टॉपिक अगर मिस हो जाए, तो भी यही टॉपिक आपको 3 से 4 सवाल दे देता है। समझ रहे हैं? परीक्षा आपकी बिना इस सेगमेंट के हो ही नहीं सकती है। कुछ ऐसे हिस्से होते हैं जो वर्ड्स प्रॉब्लम से होते हैं, जिनको देखने के बाद आपको लगता है कि पता नहीं कहाँ से सवाल आया, कभी भी किसी पाठ्यक्रम में नहीं पढ़ाया गया है। एकदम डिफरेंट होते हैं। जैसे आपको नेगेटिव मार्क का क्वेश्चन दे देगा कि एक परीक्षा होती है, परीक्षा में जो है इतना परीक्षा में प्रश्न अटेम्प्ट किया, इतना पॉजिटिव नंबर मिलता है सही करने पर, इतना नेगेटिव मिलता है गलत करने पर। छात्र जो है इतने प्रश्नों को चयन मतलब सेलेक्ट करता है, उसको सॉल्व करता है, इसके बाद उसे इतने अंक मिलते थे, कितने उसने सही किए, कितने गलत किए, इस पर सवाल पूछ लिया। घुड़सवार के सवाल पूछ लिया, जनरल जो सवाल बन जाते थ्योरेटिकल, जो संख्या से रिलेटेड भी होते, वो सब सवाल पूछ लिया। तो पूरा का पूरा जैसे आपका एक अलग से जैसे काउंटिंग का सवाल होता, हाथ मिलाने का, उपहार बांटने का, वो सब जनरली हमसे पूछ लिया। तो हम 3 से 4 सवाल तब भी लिख रहे हैं, ज़्यादा हम नहीं कवर कर रहे हैं, लेकिन 4 सवाल हम ले रहे हैं और इसी में हम बॉड मास को अर्थात सरलीकरण को भी ऐड कर देते हैं। सरलीकरण का यह हिस्सा केवल इतने पर ही नहीं रहता है, इसमें अलजेब्रा भी थोड़ा बहुत ऐड कर दीजिए, उनके फार्मूले ऐड कर दीजिए और करड़ी और घातांक भी ऐड कर दीजिए। तो ये पूरा हिस्सा हो जाता है। इवन डेसिमल को भी लोग नंबर सिस्टम में ही ऐड करते हैं, जिसमें एक हिस्सा बहुत इंपॉर्टेंट है और रिकरिंग का, ठीक है? जो आवर्ती का हिस्सा है, आवर्ती से एक सवाल 100% आपको देखने को मिलता है और खास करके रेलवे की परीक्षाओं में जो बार लगा होता है इंटीजर पर, जैसे 5 के ऊपर बार 0.3 लिखा है, इस तरह वाले सवाल ज्यादा रेलवे पर पूछने देखने को मिलते हैं, ठीक है? आगे के हिस्सों में अगर देखा जाए तो यहाँ पर परसेंटेज है, बिखरा पड़ा, देखिए बड़ा बेचारा परसेंटेज। और इधर चले आइए तो सिंपल कंपाउंड इंटरेस्ट। और अगर हम लोग डिस्कस करेंगे तो कहीं ना कहीं आपको देखिए प्रॉफिट लॉस और डिस्काउंट दिख जाएगा, जो कहीं मेंशन नहीं है, लेकिन आप मान के चलिएगा डिस्काउंट तो रहना ही रहना है, ठीक है? डिस्काउंट है, करेक्ट। ये पूरा हिस्सा परसेंटेज, सिंपल कंपाउंड इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड लॉस। यूपी पुलिस का अगर एग्जाम आपने दिया होगा किसी ने, तो आपने देखा होगा कि भर भर के अच्छे अच्छे सवाल आपको परसेंटेज से, प्रॉफिट लॉस से, डिस्काउंट से, सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट से पूछे गए थे, लगभग 3 से 4। तो 3 से 4 अगर ये भी सोचिए, 3 से 4 ये भी सोचिए, तो 8 सवाल तो ऐसे ही हो गए। अब कुछ हिस्से होते हैं जहां से एक एक सवाल का आना एकदम तय होता है, जैसे आप समझिएगा, मैं आपको क्लियर करता हूं। ये देखिए, इस वाले हिस्से को, फ्रैक्शन को ही सेट कर दीजिए उसके साथ, डेसिमल के साथ अलग से मत रखिए, वही उसको जाने दीजिए। एलसीएम एचसीएफ एक सवाल देगा, तय है देगा एक सवाल। एवरेज कहाँ गया, उसको पकड़ कर लाइए। एवरेज लिखा नहीं है, लेकिन आप मान कर चलिएगा कि एवरेज एक सवाल आपका 100% देगा। कभी कभी ऐसा होता है कि हमको जो पाठ्यक्रम में नहीं दिया रहता उसका सवाल नहीं पूछा जाता है, और जो नहीं, जो दिया है, मतलब जो दिया है उसका नहीं पूछा जाता, जो नहीं दिया उसका पूछ लिया जाता है। एक सवाल एवरेज दे दिया। रेशियो एंड प्रोपोर्शन, देखिए एक टॉपिक यहाँ मेंशन है, अनुपात समानुपात। इसके साथ साथ मैं मेंशन कर देता हूँ, यहीं पर क्लियर कर देता हूँ,
पार्टनरशिप, ठीक है, पार्टनरशिप हालांकि बहुत इंपॉर्टेंट मैं नहीं मान रहा हूं, लेकिन मान लीजिए कि ये पूछ सकता है एज। और सबसे इंपॉर्टेंट इसमें जो हिस्सा रहेगा वो रहेगा मिक्सचर का, ठीक है। एक सवाल 100% में मिक्सचर जोड़ देता हूं, बाकी मैं उम्मीद करता हूं कि आ जाएगा, ठीक है। तो 3 सवाल ये हो गए, 4 4 8 हम पहुंच चुके थे, 8 3 11 पर आ चुके हैं, ठीक है। नल टंकी और टाइम एंड वर्क, करेक्ट है। टाइम एंड वर्क ये आपका एक हिस्सा है जहां से आपको एक सवाल तो 100% मिलेगा। चाल दूरी समय, देखिए स्पीड डिस्टेंस टाइम एंड बोट एंड स्ट्रीम ट्रेन कॉन्सेप्ट, तो ट्रेन का बिल्कुल होना ही चाहिए। एक सवाल यहाँ से 2 सवाल, तो कुल मिला के हम जो अभी तक के हिस्से जोड़े हैं उसमें हमने 14 से 15 सवाल जोड़े हैं। अब प्लस माइनस 1 2 रहता ही रहता, आप जान ही रहे हो। अब आता है एडवांस का हिस्सा। एडवांस के हिस्सों में देखिए कुछ हिस्से इसने जैसे प्रेजेंट किए हैं, कुछ नहीं प्रेजेंट किया है, जो मैं आपको प्रेजेंट करके देता हूँ। अलजेब्रा के सवाल 100% आते हैं। सांख्यिकी के सवाल जिसमें एक डीआई 100% रहता है, मीन मीडियन मोड ये आपका अप्रोच पे रहता है। एक नंबर यहाँ से रख लीजिए, एक सवाल यहाँ से रख लीजिएगा। 2D 3D मेंसुरेशन, 2D 3D मेंसुरेशन एक सवाल गारंटी ले लीजिएगा, एक सवाल रहेगा, ठीक है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री मैं तो आपको एक कह रहा हूं, हो सकता है 2 आ जाए, ठीक है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, निर्देशांक ज्यामिति हम 1 से 2 लिख रहे हैं, इसी टॉपिक से केवल 1 से 2 लिख रहे हैं, ठीक है। इसी टॉपिक से हम केवल 1 से 2 लिख रहे हैं। इसके अलावा ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री मतलब त्रिकोणमिति, ये टॉपिक, या इसी में हाइट एंड डिस्टेंस ऐड कर दीजिए, ऊंचाई दूरी का हिस्सा। और इस टॉपिक से भी आप ये मान के चलिए 1 से 2 सवाल, ठीक है। तो 15 16 वहां हो चुका था, 6 7 सवाल यहाँ पर 7 हो चुका है। इसके अलावा कुछ हिस्से जैसे अगर हम लोग प्रोबेबिलिटी ले लें, कुछ मिसिंग पार्ट ले लें, कुछ पैटर्न सीरीज एपीजीपी ले लें, और 100% आ जाता है एपीजीपी से सवाल, ठीक है। एपीएनजीपी से ले लें। ज्योमेट्री से भी सवाल कभी कभी पूछ लेगा, ऐसा नहीं कि ज्योमेट्री को मिस कर दिया इसने, पॉलीगन से सवाल दे दिया। तो ये सब सवाल ऐसे होते हैं जो कि एकदम रिलेट करते हैं, मिलते हैं। देखिए ज्योमेट्री लिखा भी है, ट्रिग्नोमेट्री लिखा भी है। तो इन हिस्सों से अब देखिए जैसे कैलेंडर क्लॉक तो पार्ट हो जाता है रीजनिंग का, तो वहां भी कई सारे हिस्से हैं, जैसे कि वेन डायग्राम है, ठीक है, वेन डायग्राम है। इन सब हिस्सों से सवाल आपको एक एक दिख जाता है। अगर आप सबको जोड़ दीजिए तो लगभग लगभग आपको 24 से 25 सवालों का मैंने सेटअप दे दिया है। अब किसी टॉपिक को बढ़ा दिया, किसी को घटा दिया, ये नेचर पर डिपेंड करता है एग्जाम के। एग्जाम जैसे आने वाले समयों में आपको फेस करना है, और लगभग लगभग आपके पास उतना ही समय है जितना एक्चुअल आवश्यकता होती है किसी परीक्षा के लिए। तो आप एकदम सही सटीक समय पर हैं, और अपनी प्रिपरेशन को यहीं से बल दीजिए, यहीं से एकदम धार दीजिए, जिससे कि प्रिपरेशन प्लान हो सके, अच्छे से कर सके। मैंने आपकी प्रिपरेशन के लिए कुछ प्लानिंग देखिए करी है। इस टेलीग्राम ग्रुप से आप जुड़े नहीं है तो जुड़ जाइए। मैथ्स का टेलीग्राम ग्रुप है, जहाँ पर मैथ की जो एक्टिविटी होती है पीडीएफ के फॉर्म में, क्लासेस के फॉर्म में मैं आपको देता रहता हूँ। आप वहाँ से जरूर जुड़े रहें, जिससे कि यह कनेक्टेड हो सके। हम क्या क्या कर सकते हैं आपके लिए, पहले उस पर भी ध्यान दे दिया जाए, बात कर लिया जाए। हम आपके लिए देखिए क्या क्या कर सकते हैं। हम आपको जैसे अगर किसी परीक्षा के लिए प्रिपरेशन के लिए प्लान करते, जैसे मैंने आपको जो आरपीएफ का कांस्टेबल चल रहा था तो उस समय मैंने प्लान किया, हालांकि एग्जाम का समय था, एकदम एग्जाम डेट आ चुकी थी, तब मैंने प्रयास शुरू किया। अभी आप लोग यहाँ पर समय है आपके पास, तो अभी आप पढ़ सकते हैं, अच्छा कॉन्सेप्ट पढ़ सकते हैं, ठीक है, किताबें पढ़ सकते हैं, अभी बुक्स पढ़ सकते हैं, और बुक्स का उपयोग आप प्रैक्टिस में कर सकते हैं। लेकिन प्रैक्टिस को कैसे पहले प्लान करना है, अगर आपकी कॉन्सेप्ट प्रिपेयर है तब आप प्रैक्टिस की तरफ बढ़िए। नहीं तो अभी आपके पास इतना समय है कि आप पहले कॉन्सेप्ट के लिए बैच पढ़िए, ठीक है। बैच पढ़िए, बैच के अंदर इनरोल रहिए, और नहीं इनरोल है तो इनरोल हो जाइए। और बैच से आप अपनी प्रिपरेशन, अपने कॉन्सेप्ट को मजबूत कर सकते हैं। जब तक कॉन्सेप्ट मजबूत नहीं होगा तब तक आप प्रैक्टिस पर मत जाइएगा किसी भी तरह की, क्योंकि प्रैक्टिस में जाके केवल डिस्टर्ब होंगे, केवल कंफ्यूज होंगे। अब दूसरी तरफ हम अगर जैसे यहाँ पर क्या प्रयास कर सकते हैं, यहाँ पर हम आपको कुछ कॉन्सेप्चुअल क्लासेस दे सकते हैं, ठीक है, कॉन्सेप्चुअल क्लासेस। कुछ हम आपको टॉपिक वाइज प्रैक्टिस दे सकते हैं, टॉपिक वाइज प्रैक्टिस दे सकते हैं जो आपके रिलेटेड टॉपिक हैं, और उन टॉपिक की मैराथन भी हम प्लान कर सकते हैं, ठीक है। और इसके साथ साथ हम लोग चले तो हम लास्ट हिस्से में चलते हैं, जो मिसलेनियस प्रैक्टिस होगी। वो मिसलेनियस प्रैक्टिस जैसे सेगमेंटेड पार्ट्स की होगी। कभी कभी क्या है, कई सारे 4 5 टॉपिक को बल्क में उठा के उसकी प्रैक्टिस करा दिया और प्रॉपर एक टेस्ट कराया। ये प्रक्रिया हम लोग यहाँ पर रेगुलर बिहाफ पर कनेक्ट करते हैं। आपसे जुड़े रहने के लिए भी, आप हमसे जुड़े रहने के लिए इस एक्टिविटी में हमारे साथ रहें। इस पर हम आपके विचार और कमेंट भी चाहते हैं कि आप लोग जितने लोग यहाँ पर देख रहे हैं वीडियो को, आप अपने कमेंट जरूर दें। हम आपकी इन्फॉर्मेशन, आपके अपडेट्स लेंगे, और उसी आधार पर हम अपनी प्लानिंग को वैल्यू करेंगे, और उसी आधार पर अपनी प्लानिंग को आपके सामने प्रेजेंट भी करेंगे। हम कुछ कक्षाओं के माध्यम से, प्रैक्टिस के माध्यम से आपसे जुड़ते रहेंगे, आपको प्रैक्टिसेस देते रहेंगे।
आपके लिए ऑथेंटिक रिलेवेंट कंटेंट्स, मतलब सबसे इंपॉर्टेंट ये बात है कि अगर हम रेलवे के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो रेलवे को ही अपने दिमाग में रखकर चलें, इधर-उधर की परीक्षाओं पर अपना ध्यान ना हम गँवाएँ। श्योर साट है कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा, लेकिन मेहनत करनी पड़ेगी। 25 के 25 सवाल तभी हल होंगे, जब सही में इनके जैसे सवालों को हम पढ़ेंगे, इनके जैसे पैटर्न को सीखेंगे, इनकी वर्डिंग्स को सुनेंगे। क्योंकि रेलवे का अपना अलग अप्रोच है, अलग नेचर है, उसकी बॉडी ही अलग है, सवाल बनाने का, सवाल को सेलेक्ट करने का, उनकी वर्डिंग्स को देने का, उनके न्यूमेरिकल्स को देने का एकदम डिफरेंट कॉन्सेप्ट होता है। आप इनके अप्रोच से चलेंगे तभी जाकर के इसकी प्रिपरेशन अच्छी कर पाएँगे। और मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ कि एक बार थोड़ा-सा मन लगा लीजिए, ये टेंशन नहीं होगी, इतना वादा आपको है। और मैंने भी इस स्तर पर प्रिपरेशन करी है, इस स्तर पर आपको पढ़ाया है। मैं जानता हूँ कि मुझे किस तरह से परीक्षा के लिए आपको कनेक्ट करना है, और इसको आप मान सकते हो। इतनी वैल्यू आपको होनी चाहिए और ये है आपके अंदर। चलिए, एक भरोसा अगर है तो इस प्रिपरेशन में हमारे साथ बनिए। मैं आपको वादा करता हूँ कि आपकी तैयारियों में कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करते हुए आपको अच्छी सिलेक्शन की एक स्ट्रैटेजी और प्लान आपको प्रोवाइड कर दूँगा। बाकी अगर किसी तरह का कन्फ्यूजन है तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। हम सब लोग एक-दूसरे से जुड़े रहें, बेहतर करें, और यही उम्मीद से हम लोग आज का सेशन एंड करते हैं। हम आपकी प्लानिंग, आपके एग्रेशन को देख कर के ही आगे की चीज़ें स्पष्ट करेंगे। अभी के लिए मेरी तरफ से इतना ही। बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।